चलिए भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं आज की। ओके अनूप, ठीक है। आज हम लोगों को मुलाकात करनी है अशोक से। आज हम लोग मुलाकात अपनी करेंगे अशोक से, और स्क्रीन पर आप लोग देखिए। अशोक की बात करें तो अशोक का जो पिता था बिंदुसार, father of Ashok was Bindusar, and Bindusar was not happy with Ashok. नॉट हैप्पी, और जो मैंने बताया था आपको रीजन, जो बच्चे नहीं थे आप सैटरडे क्लास में, वो लोग रिकैप ले लेंगे छोटा सा। आप फादर ऑफ अशोक वाज बिंदुसार, एंड बिंदुसार जो है वो अशोक को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, बिकॉज अशोक वाज नॉट सो हैंडसम, ही वाज नॉट सो ब्यूटीफुल। सो अभी यहाँ पर है क्या चीज, बिंदुसार का ही एक और बेटा है, एक और बेटा है इसका, सुशील। बिंदुसार had another son, Sushim, and Sushim was very beautiful. So अभी यहां से कॉन्सेप्ट चेंज होगा इस जगह से। अभी यू मस्ट नो दिस थिंग, पावर doesn't depend on the beauty, power depends on the capability. A ruler must be capable enough to run the empire. Okay, so बिंदुसार बड़ा बेसिक मिस्टेक कर रहा है। Although he was son of Chandragupta Maurya, the great Chandragupta Maurya, he was son of Chandragupta Maurya, लेकिन आप देखो कितना बड़ा ब्लंडर ये ब्लंडर कर रहा है, he was committing blunder. अच्छा, तक्षशिला के इंसिडेंट के बाद में अशोक ने जब तक्षशिला में पूरे रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, तो अशोक ने अपनी पावर शो कर दी कि मैं कितना पावरफुल हूं। अच्छा, मीनवाइल बिंदुसार जो है 272 बीसी में इसकी जब तबीयत खराब हुई, तो कहते हैं अशोक ने विद्रोह कर दिया। अशोक रिवॉल्टेड बिकॉज अशोक वाज वेल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि उसके पिता बिंदुसार उसे कम से कम पावर तो नहीं देने जा रहे। एंड भाइयों के साथ में स्ट्रगल हुआ। सुशीम वाज किल्ड बाय हैंड्स ऑफ अशोका। सुशीम he was killed by Ashok, and अशोक के और भी कई सारे भाई थे। those who were in support of Sushim were killed by Ashok, उनकी भी हत्या अशोक के हाथों हुई। अभी अशोक के ऊपर में यहाँ पर एक एलिगेशन आता है, अशोक के ऊपर यहाँ पर एक एलिगेशन आता है। एलिगेशन ये आता है, अशोक killed his 99 brothers. गाइस डू रिमेंबर दिस थिंग, अभी हमारे पास पाइपलाइन में सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम्स हैं, एंड मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि सीडीएस और सीएपीएफ के अंदर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बहुत ही डेप्थ के कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ चीजें, ये आपसे पूछ ली जाती है। इन द लास्ट लेक्चर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको शो किए थे भगत सिंह के बारे में, आपने देखा था 3 पॉइंट दे रखे थे, कितने छोटे छोटे पॉइंट थे वो, स्टेटमेंट 1 2 3, और में से आपको फिगर आउट करना था क्या इंपॉर्टेंट, क्या सही है क्या गलत है। सो सीडीएस सीएपीएफ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। इसीलिए हम लोग सीडीएस और सीएपीएफ को ना सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का एक ट्रायल मानते हैं। जी हाँ, ट्रायल मानते हैं। तुमको मैं क्या बताऊं, मैंने खुद इसको एज अ ट्रायल यूज किया था, मैंने बताया भी होगा कभी न कभी इस घटनाक्रम के बारे में, किस तरीके से मैंने खुद पहले सीडीएस ट्राई किया कि वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी कोचिंग, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। टारगेट सिविल सर्विसेज था और वो निकल रहा था। अब हमारे टाइम पर इतना कोचिंग वगैरह का चलन नहीं था, मतलब थी, चलता था, लेकिन इतना नहीं था। और जब सीडीएस 2 बार निकल गया ना, तब समझ में आया कि यार अभी सिविल हो सकता है।
ये स्टोरी है। तो सीडीएस और सीएपीएफ ना एक केस में से ट्रायल के तौर पर काम कर, ठीक है। ये ट्रायल के तौर पर काम करते हैं आपके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, बीसीएस के लिए, रिव्यू ऑफिसर के जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स है उसके लिए एक ट्रायल का लेडर का काम करते हैं सीडीएस सीएपीएफ। और बड़ा आसान है इनको निकालना अगर आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा बहुत भी समझते हैं। ओके चलिए भाई, तो जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं, बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। सो अशोक केम इन पावर इन द ईयर 268 बीसी। एंड जब अशोक पावर में आ गया तो अशोक के दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार मैं अपना नाम कैसे करूं। एंड अशोक जो है when he came in power he was known as Chand Ashok. He was known as Chand Ashok, the brutal Ashok. Okay. His official name was Devanam Priya. His official name was Devanam Priya. What does it mean, Devanam Priya? That means देवताओं का प्यारा. This was the official name of Ashok. Do you remember this thing? This was the official name of Ashok. That means अशोक ने जो अपने मैसेजेस लिखवाए थे, जो संदेश अपने लिखवाए थे, जो मैसेजेस इसने लिखवाए थे अपने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में, एक सेकेंड, इंस्क्रिप्शंस में जो मैसेजेस थे उसमें इसका नाम देवानाम प्रिय ही मिलता है हमें. But his real name was Ashok, and we got this name Ashok. We get this name from Maski and Gurjara. Maski, this is located in Karnataka. ये कर्नाटक में स्थित है. And Gurjara is located in Madhya Pradesh, in MP. Okay. And all of a sudden, Ashok got opportunity to show his caliber. मौका मिला अशोक को अपनी क्षमता दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का. But before this, I would like to tell you about the frontiers of Mauryan Empire, about borders of Mauryan Empire. Let's have a look. This was Magad. ये मगध था. ओके, मगध के नॉर्थ में एकदम उत्तर में जम्मू कश्मीर मौर्यंस के पास था. इनके ईस्ट में अहोम, जहां पर आज का असम वगैरह का एरिया है, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यंस. नॉर्थ वेस्ट की बात करें, रेंज ऑफ अफगानिस्तान वर अंडर कंट्रोल ऑफ मगध. वेस्ट की बात करें देन अप टू गुजरात. साउथ की बात करें कर्नाटका, केरला, ये सारे पार्ट इनके पास थे. बट मगध के नेबरहुड में एक जगह थी एंड दैट वाज कलिंगा. ये नेबरहुड था जो है मगध का, कलिंग. कलिंग का मतलब कौन सा एरिया? कोस्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा का जो तटीय हिस्सा है, समंदर के जो पास वाला हिस्सा है, दैट वाज नोन एज कलिंग. स्पेसिफिकली उसे कलिंग कहते थे. जैसे मगध का मतलब है साउथ बिहार. जी हाँ, मगध महाजनपद जो था दैट वाज इन साउथ बिहार. ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज भाई कि कलिंग का जो एरिया था, यहाँ पर जो राजा था ही वाज वेरी पावरफुल. एंड उस राजा ने जो है पाटलिपुत्र अनूप, मगध में जो अशोक ने जो राजा शासन किया, अशोक, उसके पहले बिंबिसार, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरीके से जो कलिंग है, कलिंग बड़ा पावरफुल स्टेट था. अच्छा, कलिंग के ऊपर में अशोक के
फादर बिंबिसार, नॉट बिंबिसार, बिंदुसार। बिंबिसार वाज फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। मैंने बिंबिसार तो नहीं लिख दिया है कहीं पर, बिंदुसार ही लिखा है, बिल्कुल बिंदुसार ही। ओके, सो बिंदुसार हिज फादर, चंद्रगुप्त मौर्य हिज ग्रैंडफादर। इनमें से कोई भी कलिंग को कैप्चर करने में कैपेबल नहीं हो पाया, कलिंग किसी के पास नहीं था। एंड अशोक वाज थिंकिंग, आज का पटना दैट इज पाटलिपुत्र, जो आज का पटना वाला क्षेत्र है दैट इज नोन एज पाटलिपुत्र, उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था, पाटलिपुत्र एट प्रेजेंट पटना। ओके, सो अशोक वाज थिंकिंग कि अगर मैं किसी तरीके से कलिंग को कैप्चर कर लूं तो मेरा नाम हो जाएगा। और राजा कोई भी हो, नाम तो सभी करना चाहते हैं अपना। ओके, कलिंग ने कुछ मिस्टेक्स करी, अशोक के कुछ व्यापारी यहाँ पे लूट लिए गए। अशोक ने बोला लुटेरों के खिलाफ में एक्शन लो, कलिंग ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा कलिंग पर अगर कब्जा हो जाता अशोक का, देन अशोक ये भी बात देख रहा था, कलिंग अगर मेरे पास में आ जाता है तो समंदर मुझे मिल जाएगा, आसपास का कोस्टल एरिया, कोस्टलाइन मिल जाएगी मुझे, और विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग जो है सिलोन, सिलोन मतलब श्रीलंका के साथ व्यापार कर पाएंगे। दक्षिण भारत के साथ व्यापार थोड़ा हमारा और मजबूत हो जाएगा। और पड़ोस से एक देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जरा मैं एक बात बताता हूं आपको। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि आपके पड़ोस में मजबूत कोई देश नहीं होना चाहिए, और अगर कोई पावरफुल कंट्री है तो वो आपका फ्रेंड होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहती है। अब खैर अशोक का ये सब तो पड़ोसी हैं, भारत के आर्यावर्त के अंदर में राज्य अलग अलग, लेकिन वहां पर लोकतंत्र तो है नहीं कि डेमोक्रेसी है। आप लोग सोच रहे हैं यार डेमोक्रेसी है भाई, बढ़िया है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज फाइन। वहां तो जिसके हाथ में पावर है वो रूल करेगा, बात खत्म होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, खत्म करो। सो अशोक इस बात को लेकर भी वरी था कि यार कलिंग पावरफुल भी है, और अगर कल को मगध कमजोर हुआ तो कलिंग प्रॉब्लम कर सकता है। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना इन पर। और अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर अटैक किया कि बस हमला तो होगा, और भयानक युद्ध हुआ 261 बीसी में यहाँ पर कलिंग के अंदर में, आप लोग देख सकते हैं। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? 261 बीसी में अशोक ने अटैक किया था, और इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है अशोक का एक रॉक एडिक्ट है, 13th रॉक एडिक्ट। दिस टेल्स अबाउट कलिंग वॉर, और इसका लोकेशन क्या है 13th रॉक एडिक्ट का? तोसली। तोसली इज द प्लेस इन ओडिशा। तोसली इज द प्लेस इन ओडिशा, उड़ीसा में ही जगह है तोसली। एंड अशोक मेंशन्ड इन 13th rock edict that 1 lakh people were killed and 1.5 lakh, 1.5 लाख लोग घायल हुए। एंड अशोक कहता है कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब मैं भगवान बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। और अशोक ने यही युद्ध के मैदान में सन्यासी थे उपगुप्त। उपगुप्त वाज आल्सो नोन एज मोगलीपुत्र, and Ashok adopted Bauddha religion. You can see in English, Ashok had accepted Buddhism through Upagupta. बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया उसने। अच्छा भाई, अब कहते हैं कि अशोक जो है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अब इसके बाद अपने जीवन में, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो कुछ और ही कहता हूं, मैं तो बताऊंगा आपको कि अवनी सब बताऊंगा।
Okay. So I was telling you about that कि कुछ लोग कहते हैं कि अशोक अब यहाँ से बिल्कुल अहिंसा का पुजारी हो गया, उसने जीवन में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, अब इसके बाद में शांति की राह पर चल निकला, एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, मैं फिर से बताता हूं कि अशोक वाज फर्स्ट रूलर हु एड्रेस्ड हिज सब्जेक्ट। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। Do remember this thing, this is very important point. Ashok was the first ruler who established direct conversation with his people through his inscriptions, अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने विचारों के बारे में जनता को डायरेक्टली जानकारी दी। पत्थरों पर मैसेजेस लिखवाए, पिलर्स पर मैसेजेस लिखवाए गए, मेटल शीट्स पर मैसेजेस लिखवाए गए, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, अशोक के मैसेजेस जनता के। और डू रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपसे कोई पूछ ले इस बात को कि अशोक के रेजिम की जो इंफॉर्मेशन है, अशोक के शासन की जो जानकारियां हैं, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, बुक्स या इंस्क्रिप्शंस? आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर, जरा बताइए मुझे। व्हाट विल बी द आंसर? बुक्स और इंस्क्रिप्शंस, किताबें या अभिलेख? इंस्क्रिप्शंस, वेरी गुड, डू रिमेंबर दिस थिंग, ध्यान रखिएगा। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट, अभी जो अभिलेख होते थे ना वो कई जगहों पर लिखवाए गए हैं, कहीं पर पत्थर पे लिखवा दिए, पत्थर लगवा दिए, जैसे सांची में है। अगर आप सांची जाएं एमपी, या आप सारनाथ जाएं, बनारस से करीब 15-20 किलोमीटर है सारनाथ, वहां जाए, बड़ी शानदार जगह है, मजेदार अद्भुत जगह है, ठीक है। आप सारनाथ जाइए तो वहां पर अशोक का जो सारनाथ पिलर है उसके अवशेष बगल में म्यूजियम है, वहां रखे हुए हैं। वहां पर भी मैसेजेस थे अशोक के। सत्यमेव जयते तो वहीं से लिया गया है, सारनाथ से। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता पढ़ाते हुए मुंडको उपनिषद के बारे में। तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में कुछ नई चीजें लिखी हैं, मैं कुछ बताता हूं जरा आपको। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा है कुछ एक जगहों पर कि जब से देवानामप्रिय राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, तब से उनके भोजन के लिए कई सारे पशु नहीं मारे जाते हैं। एक मोर और 2 हिरन, एक मोर और 2 हिरन, शब्दों को ध्यान रखना, ही राजा की पाकशाला को किचन, हिंदी लिखिए ना पाकशाला, वैसे तो प्राकृत में लिखवाए हैं अशोक ने अपने मैसेजेस, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको कि राजा की पाकशाला में एक मोर और 2 हिरन ही पकाए जाते हैं जब से उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब राजा शिकार यात्राओं पर नहीं जाते हैं, तो अब जरा आप मुझे बताओ कि अशोक क्या बहुत ज्यादा अहिंसक हो गया था? मतलब एक मोर और 2 हिरन डेली कुक हो रहे हैं उसके किचन में, डेली पक रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अशोक के एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है, जहां अशोक ने लिखवाया कि जनता से निवेदन है कि वो शांति व्यवस्था को बना के रखें। अशोक के ये संदेश जनता के नाम पे कि शांति व्यवस्था को बना के रखिए, और अगर आपने शांति व्यवस्था को भंग किया तो मैं अशोक आपका राजा आपको पनिश करने आऊंगा। अभी बात, एक ऐसा राजा इसके बारे में लोग कहते हैं कि चींटी भी नहीं मारी उसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद में, वो मोर पक रहा है, हिरन पक रहा है, जनता को बोल रहा है पनिश करने आऊंगा अगर प्रॉब्लम क्रिएट की तो। क्या कहेंगे आप इसको? शांति प्रिय कहेंगे?
ये नॉन वायलेंस है क्या? जरा मैसेज करो, इज दिस नॉन वायलेंस? मैसेज करके जरा बताइए मुझे यस और नो में। बिल्कुल सही बात है अवनी। पूरा बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, सारी बातें क्लियर कर दूंगा मैं। आप बस इतना बताओ जो अभी बताया है वो समझ में आया कि वहां तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बाकी तो क्या है क्या नहीं सब बताऊंगा मैं। कंफर्टेबल, चलिए बहुत अच्छी बात है। रिया, ऋषिका, ऑल फाइन। आयुष, रिदम, आदित्य, ठीक है भाई। वर्षा, अनूप, आर्यन, प्रांजल, ठीक है, परफेक्ट। बिल्कुल आदित्य। अब जरा स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिए, अभी आपको आपके कई सारे और सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू दिस पॉइंट, आई वुड लाइक टू टेल दिस पॉइंट। अशोक was very practical ruler and he was well aware about this fact कि एक ऐसा राजा जो वॉर ज्यादा करता है वो बेवकूफ है। राजा को हमेशा युद्धों में नहीं उलझे रहना चाहिए। अशोक इस बात को भी समझ रहा था कि एक ऐसा राजा जो केवल शांति की बातें करता है, लोग उसे कमजोर मान लेते हैं। ये दोनों ही पॉलिसीज गलत है। पॉलिसी सही कौन सी है? ये पॉलिसी परफेक्ट है, बिल्कुल सच बात है। जैसे जब मोदी जी ये कहते हैं ना कि बॉर्डर मजबूत होने चाहिए, तो हमारे जैसे लोग कहते हैं बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन जब कोई ये कहता है, वो तो नहीं कहते, उनके समर्थक या अन्य लोग जब ये कहते हैं कि बॉर्डर मजबूत करने के लिए जनता के ऊपर में टैक्स बढ़ा दीजिए, नौकरियां मत दीजिए, तो हम लोग कहते हैं कि अब तुम गलत हो गए। क्योंकि देश अंदर और बाहर दोनों से मजबूत होना चाहिए। बाहर से मजबूत तब होगा वो जब बॉर्डर मजबूत होंगे, और अगर अंदर आप देश के रोजगार नहीं पैदा करेंगे। देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं क्योंकि हिस्ट्री आपको कनेक्ट करता है प्रेजेंट से, और अगर आप प्रेजेंट से हिस्ट्री को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर आप हिस्ट्री को समझ नहीं रहे। ये सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स में से इसीलिए गिना जाता है हिस्ट्री। क्योंकि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए और वो है हिस्ट्री। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कई सारे। खैर अभी मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था देश के अंदर का, पहले आप वही देख लो। बाकी मैं हाथरस का एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं यहीं पर उठा करके। अब देखिए जरा कि अगर राजा केवल युद्धों में उलझा रहेगा तो देश के अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाएगा, देश के अंदर असंतोष बढ़ता जाएगा। और अगर देश के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ गया, जनता पर आपका नियंत्रण नहीं है, दंगे बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही, चोरी बढ़ रही, तो ऐसे देश की कोई इमेज अच्छी नहीं होती मेरे दोस्त। आप अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, जर्मनी को देखिए, उन्होंने अपने बॉर्डर्स भी मजबूत किए और देश के अंदर की प्रॉब्लम्स को भी डील किया, अच्छे से डील किया। युवाओं के रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया उन्होंने और अपने बॉर्डर भी मजबूत किए। सबसे फाइन एग्जांपल है अमेरिका, फाइनेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो हमारे लिए इन सब चीजों में सीखने के लिए ये देश होने चाहिए, ना कि पाकिस्तान से सीखो आप। पाकिस्तान या चीन से हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, वहां पर कुछ नहीं सीखने के लिए।
और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। थोड़ा सा बात चीन की भी आ गई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चीन क्यों नहीं, चीन ने तो बड़ी ग्रोथ करी है। लेकिन चीन ने लाशों के ढेर पे बैठ के ग्रोथ करी है मेरे दोस्त, ये भी तो जान लो। चीन में तानाशाही है। अब फार्मर्स बिल आए हैं, ढेरों लोग सहमत नहीं है उससे, वो विरोध कर रहे हैं। अभी चीन होता ना तो सेना आ गई होती और टैंक चढ़ा दिए होते, जंतर मंतर पे तो ट्रैक्टर नहीं फूंक पाते। समझ रहे हैं मेरी बात को? भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, और डेमोक्रेसी में जो निर्णय होते हैं ना, वो भरोसे में लेके किए जाते हैं। आप निर्णय थोप नहीं सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बिल्कुल सच बात है, करने पड़ेंगे बच्चे। लेकिन रिफॉर्म कैसे हो? उद्योगपतियों के भले के लिए हो, किसानों के भले के लिए हो, किसके भले के लिए हो? किसानों का भला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और भला उद्योगपतियों का भी होना चाहिए भाई। अगर उनका बेनिफिट नहीं करोगे तो वो पैसे नहीं लगाएंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, कायदे से विन विन होना चाहिए मामला। अशोक जानता था इस बात को। हाँ बिल्कुल अवनी, प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना कि हमारी वर्तमान सरकार में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं, सारे तो नहीं बट कुछ ऐसे निर्णय हुए और वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे, जहां पर भरोसे में नहीं लिया गया। ओके चलिए भाई। नहीं, चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अवनी, तुमने आप जिस डिबेटेबल मुद्दे को उठाया है, तो मैं उसके बारे में एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हें आर्टिकल 370 का इतिहास नहीं पता। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, ढेरों लोगों को नहीं पता होगा। आर्टिकल 370 की जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना प्रॉपर तरीके से 1948 से, तब आपको समझ में आएगा कि वो आया कैसे, उसके जाने का बैकग्राउंड कैसे बना, और वर्तमान सरकार ने उसको जो खत्म करने का, खत्म क्या डाइल्यूट करने का जो निर्णय लिया है, वो निर्णय कितना जरूरी था। आ रही बात समझ में? तो अब चलिए, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटी में लेकर नहीं जा सकता आप लोगों को, ठीक है भाई? लेकिन आर्टिकल 370 को आप यहां से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि किसी कुत्ते को देख करके इंसान डर के भागा और अचानक से इंसान के हाथ में एक रॉड आ गई और उसने कुत्ते के सर पे मार दी, कुत्ता मर गया, कुत्ते को मार दिया। और फिर वो इंसान कहता है कि नहीं नहीं, अगर शेर आ जाता मेरे सामने तो मैं क्या करता, भागता ही ना, उससे लड़ता ही ना। तो भाई साहब, शेर और कुत्ते में फर्क होता है, इस बात को समझिए। तो हर चीज को ना हर चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप 370 को फार्मर्स बिल के साथ में कंपेयर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। उपाध्याय जी, जब आपको जानकारी ना हो तो बहस मत ही करिए ना। मैं कह रहा हूं ना, ये क्लास मुझे इजाजत नहीं देती है आपको सारी कहानी बताने की, वो घंटों लंबी कहानी है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी नहीं पता है, और अगर पता भी है तो अधूरी जानकारियां पता है, केवल एक एंगल और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो टॉपिक पे लगे रहो भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है जब मुद्दे से भटकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अशोक की वॉर एंड पीस की पॉलिसी की। अब अशोक इस बात को जान रहा था कि अगर वो केवल युद्धों में उलझाना तो दिक्कत हो जाए। अच्छा, केवल शांति पे गया तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो अशोक ने अपनी ताकत कहां पर दिखाई? कलिंग युद्ध के अंदर में अशोक ने अपनी पावर कहां दिखाई?
कलिंग युद्ध के अंदर में इसने अपनी पावर दिखाई और इसने बाद में अपनी जनता को क्या कहा, शांति के साथ रहिए, आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। अशोक ने अपने गुप्तचर, अपने जासूस लगा रखे थे पूरी मार्केट के अंदर में, लोगों के पीछे में, और सारी जानकारियां उसको प्राप्त होती थी। अशोक खुद भी भेष बदल के जनता के बीच पहुंचता था। तो अशोक ने इस तरीके से क्या किया, बौद्ध धर्म के माध्यम से समाज को एक शांति अहिंसा के लिए मोटिवेट भी किया और अशोक कलिंग युद्ध के माध्यम से इस बात को भी बता चुका था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं अशोक हूं और मैं कुछ भी कर सकता। मतलब वही एक सन्नी पाजी का डायलॉग है, सन्नी देओल साहब का किसी मूवी का डायलॉग था उनका कि जिन हाथों ने बंदूक छोड़ी है चलाना नहीं भूले। वही अशोक की कहानी है कि इन हाथों ने तलवार छोड़ी है चलाना नहीं भूले। समझे? इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि वॉज वेरी प्रैक्टिकल रूलर, बहुत ही समझदार राजा था वो। अच्छा भाई चलिए फिर, तो अशोक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट आप लोग मुझे बताओ कि अशोक की पॉलिसीज समझ में आ गई हैं आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मैसेज करिए। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख लीजिए जरा अशोक के बारे में, कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख लो बच्चों। चलिए ठीक है, मुदित, अवनी, ऋषिका, रिदम, हर्षिता, अनिकेत, अनूप, बहुत अच्छे। ओके, आप चलिए जरा स्क्रीन पर देखिए, कुछ और फैक्चुअल बातें कर ले जाए। ठीक है आदित्य, कहाँ के रहने वाले हो वैसे आदित्य आप, और क्या पहले किसी बैच में हम लोग मिल चुके हैं? आप जरा बताइएगा जरूर। अशोक की वाइफ थी कौरवकी है। देखो राजा की पत्नियां ना मत गिनना, कभी मत गिनना, मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, राजा की पत्नियां कभी मत गिनना, जो बता दूं वो सुन लो। एक पत्नी थी कौरवकी। कौरवकी का नाम अशोक का एक अभिलेख है कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास की जगह है। कौशाम्बी से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है? ओके, कौशाम्बी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसे हम लोग कहते हैं क्वींस इंस्क्रिप्शन, जिसे हम लोग कहते हैं रानी का अभिलेख। और अशोक कौरवकी से प्रभावित होकर के ही बौद्ध धर्म की तरफ गया। ओके अनूप, गॉट इट? आप अपनी डाउट अपना एक बारी मैसेज करना, किस रिगार्डिंग आपका डाउट है। अगर क्लास से जुड़ा हुआ होगा तो पक्का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है? अच्छा भाई, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि कौरवकी का बड़ा इन्फ्लुएंस है अशोक के ऊपर में, बड़ा प्रभाव है उनका। अशोक जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है तो लुम्बिनी की यात्रा की थी। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर व्हाई अशोक विजिटेड लुम्बिनी? एनी वन ऑफ यू? एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं कि राजा की पत्नियां मत गिनने बैठना। आप एग्जैक्टली, बर्थ प्लेस ऑफ लुम्बिनी, दिस वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था एंड ये एक धार्मिक स्थल हो जाएगा अशोक के लिए, दैट्स व्हाई अशोक विजिटेड लुम्बिनी। अच्छा भाई, नेपाल में बौद्ध धर्म का आरंभ भी किया इसने, और सोर्स क्या है इसका, जानकारी कहां से मिलती है? सोर्स है निगाली सागर।
इंस्क्रिप्शन, ठीक है भाई, ओके। अशोक के 4th इंस्क्रिप्शन से अशोक की जो धार्मिक नीतियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के धम्म या धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड बौद्ध काउंसिल 251 बीसी में हुआ था। आप गाइज डू लेट मी, आप लोगों को बौद्ध और जैन धर्म के सारे नोट्स मिले हैं कि नहीं? जहां तक मुझे याद है कि मैं पिछली कुछ क्लासेस में वो नोट्स सेंड करवा चुका हूं आपको, ठीक है। और वो नोट्स में बौद्ध जैन धर्म का हिंदी इंग्लिश में पूरा कंटेंट, काउंसिल्स की पूरी जानकारी में भिजवा चुका हूं आपको। अच्छा भाई, थर्ड बौद्ध काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? पढ़ाया था मैंने आपको, चलिए बताइए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बौद्ध काउंसिल? थर्ड बौद्ध काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? बिल्कुल सही बात है, मोगली पुत्र। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप इस नंबर पर जो है आप एफ कैट के जो क्वेश्चंस हैं आपको सेंड कर दीजिएगा। इस नंबर पर एफ कैट के जिसके जिसके पास भी क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। तो थोड़े से और आप अभी जितने क्वेश्चंस आए हैं मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों से बात करते करते भी कुछ जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं मेरे साथ में उनके मैसेजेस भी आए, ठीक है। तो मैं और थोड़ा सा बढ़िया जानकारियां चाहता हूं इसके ऊपर में, जितनी अधिक इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे। आगे चलते हैं। अशोक ने बिल्कुल सही बात है, मोगली पुत्र था। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, a very important question for the exams. Ashok used Brahmi, Kharoshthi, Greek and Aramaic scripts in his inscriptions. ये लिपियां हैं, ध्यान रखना, स्क्रिप्ट्स हैं ये, these are scripts. लैंग्वेज को लिखने का मेथड स्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे मैंने ये राम लिखा, अगर किसी को नहीं पता है तो वो देख लीजिए, राम, और एक ये भी राम, दोनों ही राम लिखे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर? व्हाट इज द डिफरेंस? स्क्रिप्ट के बेस पे मुझे अंतर क्यों बता सकता है? राम और राम दोनों में आप इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये देवनागरी में है, ये देवनागरी में है, और ये रोमन में है, समझे? तो अशोक ने स्क्रिप्ट चेंज करवा दी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके अशोक के मैसेजेस को। अच्छा भाई, ब्राह्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस लिपि का हुआ था, जिस स्क्रिप्ट का हुआ था, दैट वाज ब्राह्मी। ब्राह्मी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ओके। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैक्सिमम यूज हुआ था ब्राह्मी का। खरोष्ठी वेस्ट के जो एरिया थे, वेस्टर्न पार्ट जो था वहां पर, और जो एकदम बॉर्डर के जो एरिया थे, जो बॉर्डर एरिया थे, वहां पर ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है भाई। चलिए, आप राजेंद्र, बाकी सभी लोग देख लें, ये स्क्रिप्ट है बच्चे, जैसे देवनागरी है, देवनागरी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट ब्राह्मी से ही हुआ है। भारत की जितनी भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट क्या होती है मैं फिर से बता दूं, भाषा को, लैंग्वेज को लिखने का मेथड जो होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। कि उसके लेटर्स कैसे होंगे, लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज लिखी जाएगी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, वो सब स्क्रिप्ट से डिसाइड होता
अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, आसान सी बात है। अशोक के इंस्क्रिप्शन सांची से मिले हैं, सारनाथ से मिले हैं, ये मैंने बताया था अभी आपको। अशोक की डॉटर थी संघमित्रा, बेटा था महेंद्र। इनको अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फैक्चुअल पॉइंट्स है, देख लीजिए फटाफट। और ठीक है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक स्लाइड शायद मिसिंग है, एक स्लाइड मिसिंग है, मैं बता देता हूं आपको अलग से, मैं यहाँ लिख देता हूं। अशोक जो है रिपेयर्ड लेक सुदर्शन। अशोक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। आप में से कोई मुझे बताएगा, हु कंस्ट्रक्टेड लेक सुदर्शन? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू? पढ़ा चुका हूं। आप इसके अलावा अशोक फाउंडेड श्रीनगर। फाउंडेड बाय अशोक। ओके, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो ध्यान रखने वाले थे आप लोगों के लिए। ओके, आप एक पॉइंट और है यहाँ पर, आजीवक केव्स। आजीवक एक धार्मिक संप्रदाय था, इनके लिए गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक और दशरथ, पहले अशोक ने करवाया फिर दशरथ ने। अब दशरथ कौन थे? अशोक के ग्रैंडसन का नाम था दशरथ। आजीवक सुनो सन्यासी हुआ करते थे, आप सुन लीजिए, आजीवक सन्यासी हुआ करते थे और ये गुफाओं में रहते थे। तो अशोक ने पहले इनके लिए गुफाएं बनवाई, फिर अशोक के ग्रैंडसन दशरथ ने भी गुफाएं बनवाई। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे, ये साइड में ऐड नहीं हुए थे शायद, तो मैंने ऐड कर दिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसकी हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है भाई, ओके, चलिए, थोड़ा देर से जवाब भेजा हुजूर, लेकिन जवाब आया। ठीक है कि सुदर्शन लेक, अच्छा, कुछ लोग जवाब पहले भेज चुके थे, मैंने देखा नहीं। ओके, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बिल्कुल सही। कहां पर है? गुजरात के गिरनार में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर में। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप मेरी क्लासेस ध्यान से कर रहे हैं तो जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं आपको पक्का हेल्प मिलेगा, क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ध्यान से कर लेना इसको। अच्छा भाई, अब हुआ क्या भारत में? एक्चुअली जब मौर्य वंश का शासक बृहद्रथ शासन कर रहा था, तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है, मैं आपको दिखाता हूं जरा ऐसे। जिस समय पावर बृहद्रथ के हाथों में थी, ठीक है, तो इसी समय भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर दिक्कत हो गया। जरा आप में से क्या कोई मुझे बताएगा, भारत का कौन सा बॉर्डर ज्यादा डिस्टर्ब रहा है हमेशा से? पश्चिमी बॉर्डर या पूर्वी बॉर्डर? वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर हमारा डिस्टर्ब रहा है हमेशा से? पुष्यगुप्त नाम था उसका, अवनी पुष्यगुप्त।
मैं कहीं लिख दूं क्या यहाँ पे? गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त, कमांड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और गवर्नर था गुजरात का गवर्नर था पुष्यगुप्त। ये ठीक है भाई, लिख दिया मैंने, लिख दिया। ठीक है जी हाँ, वेस्टर्न बॉर्डर ने बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन लोगों ने वेस्टर्न बॉर्डर बोला है, हमारा अरे भारत पर सारे हमले, चाहे वो सिकंदर का हो, चाहे कुशाणों का हमला हो, ये सारे के सारे हमले भाई हुए तो भारत के ऊपर में वेस्टर्न बॉर्डर से ही हमले हुए सारे के सारे। ओके, एक सेकेंड जरा आप लोग रुकेंगे, एक सेकेंड। ओके, आप चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या मतलब, रिज्यूम करते हैं सेशन को। एक सेकेंड रुकना जरा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बृहद्रथ की। तो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, यहां से अटैक स्टार्ट हुए। अब अटैक क्यों? ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स इधर उधर जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। ट्राइबल्स ने माइग्रेट करना शुरू किया। अच्छा, एक और बड़ा कारण था कि सेम टाइम पर यहाँ पर चीन ने एक दीवार बनाई थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब जब जो यहाँ पे ट्राइबल्स थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस पूरे एरिया में, जो अफगानिस्तान में जो जनजातियां थी, ये ट्राइब्स कभी चीन की तरफ चले जाते थे, खास तौर पर सर्दियों के टाइम पर। इस सर्दियों के टाइम पर ना जिंदगी बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है सेंट्रल एशिया में। मध्य एशिया के क्षेत्रों में सर्दियों में जीवन बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। साइबेरिया की हवाएं आती हैं एकदम सीधे, हम लोग बच जाते हैं। हम लोग क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हिमालय बचा लेता है। केदारनाथ वगैरह में बर्फबारी की जानकारियां आनी शुरू हो गई हैं कि साइबेरिया में जो है, उस क्षेत्र में, साइबेरिया वाले क्षेत्रों में जब वहां की बर्फीली हवाएं चलती हैं तो अप्रोच करती हैं इधर की तरफ। अच्छा, सूरज देवता जो है वो जो है चले जाते हैं दक्षिण की तरफ एकदम। तो हमारे यहाँ सन रेज उत्तर भारत में बड़ा तिरछा पड़ती हैं, तो सर्दियां आ जाती है हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे सर्दियों का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो अब होता क्या था कि ये जो जनजातियां होती थी ना, चीन भाग जाती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि चीन में इनके रिश्तेदार बैठे हैं कि सर्दियां आ गई हैं, आप भी आ गए हैं, अब दो पैग लगाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, झगड़े होंगे। चीन के राजाओं ने ना यहाँ पे एक दीवार बनवानी शुरू की कि यार इनको नहीं आने देंगे।
करेंगे, बहुत दिक्कत करते हैं लोग। हाँ सही बात है उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात है। तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि भारत ने अपने बॉर्डर की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा इतना। हमने अपने बॉर्डर की सेफ्टी का जब ध्यान नहीं रखा तो ये भारत में दौड़ाते हुए घुस आए। अरे अब मथुरा, अयोध्या, यहां तक इनके हमले हो गए। गुजरात जो वर्तमान पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र है, कश्मीर के क्षेत्र पूरे कब्जे में चले गए इनके। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, बड़े प्रयास किए उसने इनको रोकने के। और शुंग ने बोला कि पूरी एक सेना वहां लगा दीजिए पश्चिम में। बृहद्रथ नहीं माना, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी कि बेटा ऐसा है, तुमको समझ नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, तुम हटो, तुम बाहर जाओ, हम देख लेंगे। ओके, अब क्या होता है यहां से, बृहद्रथ के ना रहने के बाद भारत के अंदर में जो है आप इन्हीं विदेशियों की सत्ता स्थापित हुई कई सारे क्षेत्रों में। और इन विदेशियों की हम लोग बात करें तो इस समय को हम लोग कहते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। इंडो ग्रीक्स के अटैक हुए, शकों के हमले हुए, पार्थियंस के अटैक हुए, कुषाणों के अटैक हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंडो ग्रीक और कुषाण। अब मैं एक बात यहां पर और जोड़ दूं कि ये सारे के सारे ट्राइबल्स हैं, सब ट्राइब्स हैं। और धीरे धीरे इनमें से कोई भारत के अंदर बौद्ध बन जाएगा, कोई जैन बन जाएगा, कोई वैदिक धर्म में चला जाएगा। जी हाँ, और मैक्सिमम तो बौद्ध बनेंगे, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार करवाया था मध्य एशिया के क्षेत्रों में, तिब्बत की तरफ, हर तरफ। तो इनमें से अधिकांश तो बौद्ध बन जाएंगे। अब जरा आप बताओ कि जब ये आएंगे तो झगड़ा होगा, क्योंकि नए नए हैं। लेकिन जब ये भारत में आकर के बौद्ध बन गए, जैन बन गए, वैदिक धर्म में चले गए, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, तो एक बात बताओ कि 300-400 सालों के अंदर में या 200 सालों के अंदर में भारत की स्थानीय लोग और इनमें कोई अंतर बचेगा? जरा बताना, इनमें कोई अंतर बचेगा? भारत की स्थानीय जनता और इनमें कोई अंतर बचेगा? यस और नो में जरा जवाब दीजिए। कौन जानता है कौन क्या है यार? बात समझ में आ रही है कि जब वो भी हमारे ही कल्चर को फॉलो करते, जैसे मेरे एक मित्र है साजिद अली सर। तो साजिद साहब जो हैं, अब नाम ही से समझ गए होंगे आप, मुस्लिम है वो। लेकिन साजिद साहब बताते हैं बाकायदा कि यार हमारे जो परदादा थे वो हिंदू थे, और परदादा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में फिर जाकर के इस्लाम स्वीकार कर लिया। और अब जब अब उनकी एक बेटी है, बिटिया है, अभी कुछ दिनों पहले ही बर्थ हुआ है उसका। तो अब साजिद साहब को पता है चीजें, चलो ठीक है, फैमिली मालूम चीजें बताते हैं वो। लेकिन अब जो आगे आने वाले बच्चे होंगे 150 साल, 50-30 साल वाले बाद में, कौन जान रहा है कौन क्या था? ठीक है भाई, ओके। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, अब तुमको लगता है कि जिन्ना मुसलमान, अच्छा ठीक है, मुसलमान तो थे ही जिन्ना, लेकिन जिन्ना के भी परदादा के दादा हिंदू थे, काठियावाड़ी हिंदू थे। और इस्माइलिया एक संप्रदाय होता है, जो है शिया मुस्लिम होते हैं वो, तो इस्माइलिया संप्रदाय में शामिल हुए थे उनके जो है एंसेस्टर्स, तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो। किसको पता चलती है बातें? ये बातें हम जैसे अध्यापकों को ही पता रहती हैं, जो इतना खोजबीन में लगे रहते हैं। अच्छा ये दुनिया भर का सारा जानकारी ले लो, पढ़ाना होता है तो फिर जानकारी चाहिए होती है। ओके, अब सचिन पायलट की वाइफ का बारे में कभी जानकारी प्राप्त करिएगा। सचिन पायलट जो है राजस्थान वाले, उनकी वाइफ कौन है? तो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है सचिन पायलट की वाइफ जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फारूक, अरे बता रहा हूँ ना, उमर अब्दुल्ला की बहन है।
चलिए भाई, नाम नहीं याद है मुझे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंडो ग्रीक्स की जरा बात करते हैं बच्चे। इंडो ग्रीक्स की बात करें तो पावरफुल रूलर था बच्चों मेनांडर, राजधानी थी साकल। साकल आज का सियालकोट कहां पर पड़ता है स्टूडेंट्स? पाकिस्तान। एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, नागसेन के द्वारा मेनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और मेनांडर और नागसेन का जो कन्वर्सेशन है ना, वो एक बुक के अंदर में है, एंड दैट बुक इज नोन एज मिलिंद पन्नो। एंड इंडो ग्रीक्स ने गांधार आर्ट को इंडिया में स्टार्ट किया था। ये एक मूर्ति कला थी। गांधार आर्ट एक किस्म का आइडोल मेकिंग आर्ट था, मूर्ति कला थी ये। और गांधार आर्ट को जो कि इंडो ग्रीक्स ने डेवलप किया था, तो इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं। अभी आप में से क्या किसी के दिमाग में डाउट नहीं आ रहा कि इनके नाम में ये हिंद क्यों आ रहा है, इंडो क्यों आ रहा है? यार ये तो हमलावर है, इंडो क्यों आ रहा है इनके नाम में? जरा बताओ, आपको डाउट नहीं आ रहा दिमाग में कि सर ये ग्रीक तो ठीक है, ये इंडो कहां से आ रहा है? बताओ, डोंट यू थिंक? मेरे दोस्त, ये कहानी है सेल्यूकस निकेटर वाली। जरा बताना, सेल्यूकस की बिटिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी कि नहीं, पहले ये बताओ, यस और नो? हेलेन सेल्यूकस की जो डॉटर थी, उसकी मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई कि नहीं? पढ़ाया था, हुई थी ना? सेल्यूकस भारत के बॉर्डर पे रह रहा था, यस और नो? सेल्यूकस और उसके जो सेना के जो अन्य लोग हैं, उसका जो राज्य है, वो भारत के बॉर्डर पर था कि नहीं था? बिल्कुल था। और जरा एक बात बताओ, जब इधर ग्रीस के लोग, यूनानी लोग, इधर भारत के लोग आसपास ही रह रहे हैं, तो भाई व्यापार भी होगा, रिश्तेदारी भी होगी। तो यहां से एक मिक्स कल्चर डेवलप हो गया, एक ऐसी जाति विकसित हो गई जो कि कुछ हद तक ग्रीक परंपराएं भी फॉलो करती थी और इंडियन परंपराएं भी फॉलो करती थी। उन्हें इंडो ग्रीक कहते थे। और ये थे कहाँ पे? भारत के बॉर्डर वाले एरिया, अफगानिस्तान के एकदम, अफगानिस्तान का भी एकदम बॉर्डर, उज्बेकिस्तान से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है अफगानिस्तान का, ये वहां रहते हैं। आ रही बात समझ में? और जरा आप लोग बताओ कि अफगानिस्तान एक समय में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था कि नहीं? अगर आपको नहीं पता होगा, मैं ही बताता हूं। अफगानिस्तान एक जमाने में इस्लाम धर्म के आने के ठीक पहले, इस्लाम धर्म के अफगानिस्तान में आने के ठीक पहले, वहां पे जो धर्म था, दैट वाज बौद्ध। बामियान एक जगह है अफगानिस्तान में, बामियान। और भगवान बुद्ध की क्या जबरदस्त मूर्तियां थी वहां पे, और उन सारी मूर्तियों को तबाह किया तालिबान के लोग। अलग अलग आतंकवादी समूहों ने। और उन मूर्तियों पर हमले आज से नहीं हो रहे थे, उन मूर्तियों के ऊपर हमले हजार सालों से हो रहे थे। जब मोहम्मद गजनवी की एंट्री शुरू हुई थी, तो मोहम्मद गजनवी के जमाने से उन मूर्तियों को तबाह करने के षड्यंत्र होते रहे, मूर्तियां तबाह होती रही, लेकिन इतनी विशाल थी कि तोड़ नहीं पाए वो लोग। और उन मूर्तियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से, तोपों के माध्यम से बर्बाद कर डाला पूरा तालिबान के लोग। कितना बड़ा कल्चर का लॉस हुआ था। अच्छा भाई, तो ये सारी चीजों का डेवलपमेंट, इस बौद्ध कला का विकास कहां पर हुआ? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ही कांधार है। ये कांधार का नाम गांधार से ही निकला है। और हमारे महाभारत में गांधार का नाम आता है ना, गांधार, नरेश, मामा, शकुनी। दुर्योधन के मामा गांधार, नरेश, मामा शकुनी, यही के तो थे अफगानिस्तान। मम्मी गांधारी, यही की तो थी अफगानिस्तान की। अच्छा भाई चलिए, अच्छा भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। इंडो ग्रीक्स ने भारत में सोने के सिक्के आरंभ करवाए थे, ध्यान रखना।
मैक्सिमम प्योरिटी के सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने चलवाए थे और सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलवाए थे। इस डेटा को तो हाथ पे लिखवा लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। इसके बाद शकों की एंट्री हुई। शकों में कुछ खास बातें नहीं है। फेमस रूलर सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया था, कहा था ना मैंने सुदर्शन झील। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पहला अभिलेख था। जी हाँ, ध्यान रखना इस बात को। शकों के बाद में फिर कुषाणों की एंट्री है। पार्थियंस में कुछ नहीं है। कुषाणों में देख लीजिए, मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, हिंदी में लिखा है पीछे, आप देख सकते हैं। फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का कनिष्क। कनिष्क पावर में आया 78 एडी में और शक संवत को इसने स्टार्ट किया था यहीं पर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सन 2020 में शक एरा कौन सा है? मैंने शायद पढ़ाया था आपकी क्लास में कि शक एरा कैसे निकलते हैं। वर्तमान में शक एरा कौन सा है 2020 में? मैसेज करना। कनिष्क का बौद्ध धर्म का अनुयायी था और सेकंड अशोक भी कहलाता है ये। अरे 2020 में से 78 माइनस करोगे तब नहीं, माइनस करोगे 1942 आएगा। 1942 1942 शख्स ये निकलेगा माइनस करके। अगर जैसे विक्रम संवत है बीसी में चलता है वो 57 बीसी, तो 2020 प्लस 57 प्लस कर दीजिए, विक्रम संवत निकल जाएगा 2020 में। और एडी वाला कुछ निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए। कनिष्क की राजधानियां थी पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान में, मथुरा भारत में है। सिल्क रोड का इसने भारत का चीन के साथ सिल्क रूट स्टार्ट किया। सिल्क रूट क्या था? ये ट्रेड रूट था सबसे पहले, तो आप इस बात को याद करें। अब मैं आपको बताता हूं पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। गाइस, पूरी दुनिया के अंदर में अगर ये क्वेश्चन आए ना, रेशम का आविष्कार कहां पर हुआ, तो आपका जवाब होगा चीन। रेशम की खोज चीन में हुई। एक सेकेंड बच्चों। नहीं आयुष, उसके बाद में है थोड़ा सा। अशोक के डेथ के कम से कम 150 साल बाद, कम से कम 70-80 100 साल तो लगा लो, 100 ईयर्स तो थे। अच्छा भाई, तो चीन के जो व्यापारी थे ना, वो रेशम बेचने के लिए निकलते थे और वो रेशम कहां बेचने पहुंचते थे? इटली तक के रास्तों में। ये पूरा जमीन का रास्ता था, ध्यान रखना। चीन भारत जमीन के रास्ते कनेक्टेड थे यूरोप से। मैंने बताया हुआ है सारा शुरुआती क्लासेस में आपको। जिनको नहीं बताया है, जिनकी वो क्लासेस छूट रखी है, उनको पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी यहां पर है क्या चीज कि इन लोगों को जो है, ये लोग जमीन के रास्ते जाते थे व्यापार करने के लिए, और कनिष्क ने इन लोगों को व्यापार के रास्ते में सुरक्षा मुहैया करवाई और कुषाणों को खूब फायदा हुआ। अब मैं 2 पॉइंट जोड़ रहा हूं, जरा आप लोग बताओ, सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के किन लोगों ने चलवाए थे? जरा बताइए, सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कौन सा राजवंश के लोगों ने चलवाए थे? अभी तो बोला आपने कुषाण, मैंने पढ़ाया आपको, देखो यहाँ लिखा भी है, ये देखो, यहाँ देखो।